हेलो क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा था और हमने उसमें काफ़ी कुछ जाना था कि हमारे नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर्स में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि वुमेन्स कैप्सूल। इसके अलावा प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोट्यूब्यूल पे कौन सी ड्रग्स हमारी ऐड करेंगी, जैसे पीसीटी पे हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेस, स्पेशली लूप ऑफ एनले पे हमारी लूप डायरेटिक्स। ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे हमारी थायराइड डायरेटिक्स। कलेक्टिंग डक्ट पे स्पेशली हमारी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट पे हमारी पोटेशियम स्पाइन डायरेटिक। और हमारे बोमेंस कैप्सूल से कुछ जगहों तक आगे हमारी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स काम करती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये सारी चीज़ देखा है कि डायरेटिक्स क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है और वे नेफ्रॉन में कैसे काम करती हैं। अब अगेन क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर आखिर डायरेटिक्स कब देता है, किस बीमारी में कौन सी डायरेटिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कौन से कंडीशंस में इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो थेरापेटिक यूज़ क्या डायरेटिक का, सबसे पहला आप देख रहे हो एडेमा। ठीक है, ये मेजर यूज़ है, तो सबसे पहले हम एडेमा को समझ लेते हैं। एडेमा क्या है? एडेमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब कि टिश्यूज़ में नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड का जमा हो जाना। ठीक है, वापस समझ लो, एडेमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर के इंटरस्टिशियल स्पेस में टिश्यूज़ में नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है ये नॉर्मली क्या होता है, कैपिलरीज से बाहर निकलकर वापस ब्लड में आ जाता है। लेकिन जब फ्लूइड का जो बैलेंस है, ठीक है, जब फ्लूइड का बैलेंस बिगड़ जाता है तो फ्लूइड टिश्यूज़ में जमा होने लगता है। ठीक है, यही रीज़न है कि हमारे पैरों में स्वेलिंग आती है जिसको हम पैडल एडेमा कहते हैं, चेहरे पे सूजन, हाथों में सूजन और पूरे बॉडी में स्वेलिंग जिसको हम जनरलाइज्ड एडेमा कहते हैं। ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब आखिर एडेमा होता क्या है, क्यों होता है, तो क्या है मैं तो बता दिया क्यों होता है। इसके मेन रीजंस हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़ में स्पेशली नेफ्रोटिक सिंड्रोम या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लीवर सिरोसिस, एक्सेस सोडियम का रिटेंशन, वेनस इनसफिशिएंसी। इन सभी कंडीशंस में सोडियम और वाटर बॉडी में डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, अब ये डायरेटिक्स कैसे काम करते हैं? डायरेटिक्स किडनी में सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये कम कर देते हैं। जब सोडियम बाहर जाती है तो वाटर भी इसके साथ यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। रिजल्टेंट टिश्यू क्या होता है, फ्लूइड में टिश्यू फ्लूइड कम हो जाता है, स्वेलिंग कम होती है, बॉडी वेट कम होता है और पेशेंट को थोड़ी सी राहत मिलती है। तो अब कौन सी डायरेटिक देंगे, फिर से सवाल आता है। माइल्ड डायरेटिक्स में, माइल्ड एडेमा में हम थायराइड दे सकते हैं। मॉडरेट से सीवियर एडेमा है तो लूप डायरेटिक्स। और अगर लीवर सिरोसिस है, ठीक है, तो इस पायरोनोलैक्टोन या फिर इसके साथ या अलग से फुरोसमाइड, लैसिक्स वगैरह जो आप सुनते हैं, इनको दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हाइपरटेंशन। अब फिर से वही बात, हाइपरटेंशन क्यों होता है? देखो, ब्लड प्रेशर हमारा दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का मतलब हमारा हृदय ब्लड को कितना आउटपुट, कितना पंप कर रहा है। और दूसरा पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर बॉडी में सोडियम और वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, इनकी जो मात्रा है ये बढ़ जाती है। और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। और कार्डिक आउटपुट बढ़ने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये जो डायरेटिक्स है ये किस तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं? सबसे पहला फेज होता है कि सोडियम को बाहर निकालना। और कल से मैंने ऐसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको मैकेनिज्म्स बताया है कि वाटर सोडियम को फॉलो करता है ना। तो सोडियम बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली वाटर बाहर जाएगा। इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होती है, कार्डियक आउटपुट कम होगा और ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दूसरा फेज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, जैसे कि
हमारी थायाजाइड्स, ये धीरे धीरे पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को भी कम कर देती हैं, इसलिए लंबे समय तक ये कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो प्रेफर्ड ड्रग कौन सी इसमें आएगी? हाइड्रोक्लोरोथायराइड, क्लोरथाइलिडोन या इंडापामाइड। ठीक है, तीसरा आप देख रहे हो हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर बेसिकली 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक तो हमारा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, और जब दोनों फेल होते हैं तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि दिल ने हमारे काम करना बंद कर दिया। हार्ट फेलियर का काम मतलब ये होता है कि हमारे हार्ट के अंदर उतनी ताकत नहीं बची जितना वो तरीके से कर सकता है, मीन्स कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है, सिर्फ कमज़ोरी। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट सफिशिएंट ब्लड को पंप नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, किडनी तक ब्लड कम पहुंचता है ना। किडनीज को लगता है कि बॉडी में ब्लड कम है, तो जब किडनी को ऐसा लगा कि बॉडी में ब्लड कम है तो वो क्या करेगा, रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, इससे क्या होगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था एल्डोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है जिसके बढ़ने से सोडियम का रिटेंशन होता है और पोटेशियम का आउटफ्लक्स। तो सोडियम जहाँ जाएगा वाटर वहाँ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ जाएगा, फ्लूइड वापस से जमा होने लगता है। अब इससे क्या होता है, रिजल्टेंट आपके पैरों में जो स्वेलिंग आती है, पेडल एडेमा। ठीक है, इसके अलावा लंग कंजेशन, इसके अलावा पल्मोनरी एडेमा और ब्रीथलेसनेस, मतलब कि जो सांस लेने में परेशानी, ये सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, अब फिर वही बात आती है कि हमारी डायरेटिक्स कैसे हेल्प करेगी। हमने बताया कि एक्स्ट्रा सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक्स्ट्रा सोडियम और वाटर को बाहर निकाल देती है, जिससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, वेनस रिटर्न कम, मतलब कि प्रीलोड कम हो जाएगा, जो हार्ट का जो कार्यभार है ना वो कम हो जाएगा, सांस लेने में आसानी होगी और एडेमा भी कम हो जाएगा। तो इसमें फ्यूरोसेमाइड या टॉर्सेमाइड या फिर स्पाइरोनोलैक्टोन जो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस को सुधारने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। अब फिर से बात आती है पल्मोनरी एडेमा क्या है। जब फ्लूइड हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में भर जाता है तो पेशेंट को लगता है कि वो डूब रहा है। ठीक है, तो सिम्टम्स के तौर पे सीवियर ब्रीथलेसनेस या पिंक फ्रॉजी स्पुटम। ठीक है, ऑर्थोपनिया या फिर हाइपोक्सिया, ये बेसिकली मेडिकल इमरजेंसीज हैं ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। डायरेटिक कैसे काम करेगी, हम यहाँ पे इंट्रावेनस फ्यूरोसेमाइड देंगे। आईवी फ्यूरोसेमाइड बहुत रैपिड डायरेसिस होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगी और ओवरऑल पल्मोनरी कैपिलरीज का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, फ्लूइड वापस से ब्लड में जाएगा और लंग्स सूखने लगते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग आसानी हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से तो हम इसमें आईवी फ्यूरोसेमाइड देंगे। ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा क्या है, ग्लाउकोमा को इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाने से, इंट्रा का मतलब अंदर, ऑक्यूलर का मतलब आँखों का, और प्रेशर आँखों के अंदर एक्वस ह्यूमर ज़्यादा बनने या कम ड्रेन होने की वजह से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और ये क्या करता है, ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। तो इसमें हम कौन सा डायरेटिक देंगे, ठीक है, एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स देते हैं जो एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम कर देती है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब मैनिटॉल भी देते हैं। इमरजेंसी ग्लाउकोमा में ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाती है, आँखों से पानी बाहर आता है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ये कम हो जाता है। ठीक है, तो आईसीपी क्यों बढ़ता है, ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, ब्रेन हेमरेज या सेरेब्रल एडेमा, तो इसीलिए। ठीक है, खैर वो तो मैंने इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बताया था, ये है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, क्रेनियल मतलब हम अब दिमाग की बात कर रहे हैं। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, ब्रेन हेमरेज और सेरेब्रल एडेमा की वजह से बढ़ता है। तो इसके लिए हमने देखा मैनिटॉल यूज़ करते हैं। मैनिटॉल कैसे काम करती है, अभी बताया कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वाटर क्या करता है, सॉल्यूट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा क्या है, सोडियम आयन। तो जब सोडियम को बाहर निकालेंगे तो वो वाटर के साथ भी
ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारी ड्रग वो भी सॉलिड की तरह बिहेव करती है, तो वो भी वाटर उसके पीछे पीछे जाके बाहर निकल जाता है, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाती है, ब्रेन की सेल से वाटर ब्लड में आ जाता है, ठीक है, ब्रेन स्वेलिंग कम हो जाती है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया एंड किडनी स्टोन्स। हाइपर कैल्सीमिया क्या है? ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। लक्षण आएंगे बहुत कमज़ोरी, कन्फ्यूजन, किडनी में स्टोन, ठीक है, या एरिथमियाज वगैरह। ठीक है, तो लूप डायरेटिक्स क्यों? लूप डायरेटिक्स सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। तो इससे क्या होता है? पॉजिटिव ल्यूमिनल पोटेंशियल कम, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कम। मैंने आपको बताया था ना, जब भी ल्यूमेन में पोटेशियम की पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्योंकि पोटेशियम तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस वजह से हमारे ल्यूमेन में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन से ब्लड में चले जाते हैं। तो जब इसको ब्लॉक कर देगा तो इससे कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा निकलेगा, तो ब्लड कैल्शियम कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सफिशिएंट आईवी सलाइन देके हम वॉल्यूम को करेक्ट करते हैं, उसके बाद ही लूप डायरेटिक देते हैं। तो इस तरीके से किडनी स्टोन्स मतलब कैल्शियम स्टोन्स। थायराइड क्यों? थायराइड्स डीसीटी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यूरिन में कैल्शियम कम निकलती है, कैल्शियम स्टोन्स बनने का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? देखो इसमें क्या होता है, एडीएच काम नहीं करता। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो बहुत ज़्यादा यूरिन क्या होती है, एक डाइल्यूट यूरिन बन जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है। अब थायराइड यहाँ कैसे काम करेगा? ठीक है, बेसिकली ये एक पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है। थायराइड पहले क्या करती है, माइल्ड सोडियम लॉस और वॉल्यूम को अट्रैक्शन करती है। पीसीटी ज़्यादा सोडियम और वाटर रिएब्जॉर्ब करने लग जाती है, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट तक कम फ्लूइड पहुंचता है, यूरिन वॉल्यूम कम हो जाती है। तो दैट्स इट। अभी इसमें एडवर्स या साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट, जिसमें आप देख रहे हो हाइपोकैलेमिया। लूप डायरेटिक्स और थायराइड, डिस्टल ट्यूब में सोडियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा बाहर जाएगा, मसल कमज़ोर होंगे, एरिथमिया होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा हाइपर कैलीमिया, ठीक है, हाइपोकैलेमिया भी है, हाइपर कैलीमिया भी है। हाइपर कैलीमिया कौन कराएगा? स्पाइरोलैक्टोन और एमिलोराइड, पोटेशियम बाहर निकलता नहीं है, ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट तक का रिस्क हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लॉस ज़्यादा होगा, कन्फ्यूजन होगी और सीजर्स के चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके अलावा और भी है हाइपोमैग्नीसीमिया, लूप डायरेटिक्स की वजह से मैग्नीशियम का लॉस होता है। हाइपोकैल्सीमिया, लूप डायरेटिक्स से कैल्शियम भी बाहर जाता है। हाइपर कैल्सीमिया, थायराइड्स कैल्शियम को बचा लेती है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद डिहाइड्रेशन और हाइपोवॉलीमिया। डायरेटिक्स लगातार वाटर को बाहर निकालती हैं, अगर ज़्यादा फ्लूइड निकल जाए तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, ड्राई माउथ, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है, और कमज़ोरी, ये चीज़ें। अगर ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो जाए तो हाइपोवॉलीमिया, ठीक है, ऑर्गन परफ्यूजन कम, शॉक तक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोटेंशन, सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर में कॉज फेंटिंग एंड वीकनेस। फ्लूइड कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम, कार्डियक आउटपुट कम, ब्लड प्रेशर कम, डिजीनेस और चक्कर खा के गिर गया, सिंकोप। अक्सर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से, और अगर आप अचानक से खड़े हो जाते हैं तो आपके ब्रेन तक इफेक्टिव परफ्यूजन नहीं होता है, जिससे डिजीनेस होता है, ब्लड प्रेशर कम और चक्कर खा के आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे, इसको सिंकोप बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हाइपर यूरेसीमिया, लूप और थायराइड्स की वजह से यूरिक एसिड का एक्सीशन कम हो जाता है, गाउट अटैक बढ़ सकता है।
और उसके बाद और भी ये हाइपरग्लाइसीमिया, स्पेशली थायराइड इंसुलिन का रिलीज कम करती हैं, ब्लड शुगर बढ़ सकता है। डिसलिपिडीमिया तो थायराइड एलडीएल और टीजी बढ़ा सकती हैं, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट है ओटोटॉक्सिटी। ओटो का मतलब होता है कान के लिए, ठीक है, कान के चीज़ों को खराब कर सकती है, इनर ईयर। तो स्पेशली फ्लोरोसमाइड और जो एथाक्राइनिक एसिड है, ठीक है, तो हाई डोज आईवी देने पर इंट्रावेनस इनर ईयर में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड चैनल जो है ट्रांसपोर्टर को ये खराब या अफेक्ट कर सकते हैं। इससे हियरिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, टेनिटस मतलब कान में बजना, टेम्पररी या कभी कभी परमानेंट हियरिंग लॉस, ठीक है, ये चीज़ें। अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक हैं, वो भी ओटोटॉक्सिक कराती हैं, तो अगर उनके साथ दोगे तो रिस्क और डबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी हार्मोनल इफेक्ट्स में जो आप इस स्पाइरोलैक्टोन देखते हैं कि केवल एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे ही नहीं बल्कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स पर भी अपना इफेक्ट डालता है। तो रिजल्टेंट मेल्स में गायनेकोमैस्टिया, ठीक है, या इम्पोर्टेंस या लिबिडो, डिज़ायर ऑफ सेक्स, ये कम हो जाती है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं स्पाइरोलैक्टोन से। तो दैट्स इट। अभी हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की, ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना होता है कि सबसे पहले सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच कीजिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन, इनकी सबकी चीज़ों को जांच कीजिए, ठीक है। रीनल फंक्शन, सीरम क्रिएटिन, ईजीएफआर, इसको भी असेस कीजिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर कीजिए। बॉडी वेट डेली मॉनिटर करो, अचानक वेट कम होना और ज़्यादा फ्लूइड लॉस का संकेत होता है। फ्लूइड इंटेक और यूरिन आउटपुट पर ध्यान दीजिए। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक के साथ में पोटेशियम के सप्लीमेंट्स, ठीक है, एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज सावधानी से दो क्योंकि हाइपर कैलीमिया का रिस्क बढ़ जाता है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एंड लूप डायरेटिक्स को धीरे धीरे आईवी दो क्योंकि रैपिड आईवी अप्रोच से ओटोटॉक्सिटी का रिस्क और बढ़ जाता है। एल्डरली पेशेंट्स में कम डोज से शुरुआत कीजिए। डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर मॉनिटर कीजिए। गाउट के पेशेंट्स में यूरिक एसिड मॉनिटर कीजिए। और लीवर डिजीज़ में इलेक्ट्रोलाइट्स और मेंटल स्टेटस पर थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ड्रग का जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा केयरफुल होकर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम अगला बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में सीवियर डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर पहले से ही वाटर कम है तो आप डायरेटिक्स दोगे तो और डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। सीवियर हाइपोवोलेमिया की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, चलो बात करें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो जैसे कि सीवियर हाइपोनाइट्रीमिया या सीवियर हाइपोकैलेमिया, पहले इनको करेक्ट करो, उसके बाद डायरेक्टरी तो बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद रीनल फेलियर या एन्यूरिया, ठीक है, अगर किडनी यूरिन ही नहीं बना रही तो मोस्ट ऑफ द डायरेटिक्स इफ़ेक्टिव नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि कुछ परिस्थितियों में लोग डायरेटिक्स का ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन एक स्थापित एन्यूरिया में जो नॉर्मली फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, स्पेशली जो लिवर सिरोसिस में मोस्ट ऑफ द जो डायरेसिस, हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, अमोनिया प्रोडक्शन बढ़ सकती है और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बिगड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा हाइपर कैलेमिया, अगर पोटेशियम पहले से ज़्यादा है, ठीक है, तो स्पाइरोलैक्टोन, एप्लिनरोन, अमीलोराइड और ट्राइमेट्रेन ये नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा सल्फा एलर्जी कुछ डायरेटिक्स में, ठीक है। मोस्ट जो लूप डायरेटिक और थायराइड डायरेटिक में सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत सीवियर सल्फा एलर्जी है तो सावधानी से दो, ठीक है। एक अपवाद यहाँ भी है कि एथाक्रानिक एसिड, ठीक है, सल्फोनामाइड नहीं है, ठीक है। इसलिए सल्फा एलर्जी वाले कुछ पेशेंट्स में इसका यूज़ किया जा सकता है, तो ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। एक लांछन है या फिर एक ब्लेम या रीअप्रोच है या कंप्लेंट, जो भी समझ लो आप, ठीक है। तो ओवरऑल दैट्स इट। अभी जो हम नेक्स्ट बात करें वो है रूट्स
ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेटिक्स इन डिफरेंट क्लिनिकल सिचुएशंस। अब तक हमने डायरेक्टिक क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, थेरेपेटिक यूज, एडवर्स इफेक्ट्स सब पढ़ लिया है। अब एक क्लिनिकल टॉपिक हमारा ये है कि किस मरीज को कौन से डायरेटिक किस रूट से दिया जाए। तो केवल सही ड्रग चुनना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, बल्कि सही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जांपल के लिए अगर पेशेंट को नॉर्मल हाइपरटेंशन है तो टैबलेट सफिशिएंट है, लेकिन अगर पेशेंट आईसीयू में एक्यूट पल्मोनरी एडेमा के साथ सांस नहीं ले पा रहा है तो टैबलेट देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पे आपको आईवी फुरोसेमाइड की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए रूट का सिलेक्शन पेशेंट की कंडीशन, उसकी बीमारी की सिवियरिटी और ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेटिक्स में कुछ रूट्स हैं जो जैसे कि ओरल रूट्स, आईवी, आईएम, कंटिन्यूअस आईवी, स्पेशल रूट्स, हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओरल रूट सबसे नॉर्मल, ओरल रूट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रूट है। मोस्ट ऑफ द जो डायरेटिक टैबलेट्स या कैप्सूल्स के रूप में अवेलेबल होते हैं, एग्जांपल फुरोसेमाइड टैबलेट, टॉर्सेमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथाइलिडोन, स्पाइरोलैक्टोन, अमिलोराइड या एसिटाजोलामाइड ओरल रूट कब प्रेफर करते हैं? जब मरीज की स्थिति स्टेबल हो, मतलब इमरजेंसी ना हो, पेशेंट दवा निकल सके। ठीक है, जीआई एब्जॉर्प्शन उसका जो है, ठीक है, ये नॉर्मल हो, धीरे धीरे फ्लूइड कम करना हो तो हाइपरटेंशन में थायाजाइड नॉर्मली ओरल टैबलेट पर दी जाती है। माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट में, एडेमा में, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज़, लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए भी ओरल, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी ओरल, किडनी स्टोन्स, डायबिटिक इंसिपिडस, ये चीज़ें सबसे आसान, सेफ, सस्ता और पेशेंट घर पे ले सकता है, लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए फायदे हैं। लिमिटेशन ये है कि इमरजेंसी में यूज़फुल नहीं है, वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स में एब्जॉर्प्शन कम। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा रूट आप देखोगे आईवी। ठीक है, जब तुरंत एक्शन हमें चाहिए, रैपिड इफेक्ट चाहिए, तो डायरेटिक्स आईवी दी जाती हैं, जो ड्रग सीधे ब्लड में पहुँचे, इसलिए एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती यहाँ पे। आईवी कब प्रेफर करेंगे? आईसीयू में, इमरजेंसी में, टैबलेट निकल ना सके, सीवियर वॉमिटिंग हो, जीआई एब्जॉर्प्शन ख़राब हो तो। बाकी इसको भी एक्यूट पल्मोनरी एडेमा, ठीक है, आईवी फुरोसेमाइड कुछ ही मिनटों में असर शुरू करेगी एक्यूट हार्ट फेलियर, रैपिड फ्लूइड रिमूवल के लिए, हाइपरटेंशन इमरजेंसी में, फ्लूइड ओवरलोड के साथ में, एक्यूट किडनी इंजरी सिलेक्टेड केसेस में, सेरेब्रल एडेमा, ठीक है, एक्यूट ग्लाउकोमा में आईवी मैनिटॉल देते हैं। सबसे तेज ऑनसेट, 100% बायो अवेलेबिलिटी, डोज कंट्रोल इजी है, इमरजेंसी में लाइफ सेविंग है। ठीक है, नुकसान क्या है? हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, इन्फेक्शन का रिस्क है, रैपिड इंजेक्शन से लूप डायरेटिक्स की तरफ से ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर रूट, डायरेटिक्स के लिए आईएम का यूज़ बहुत कम किया गया है। क्यों यूज़ कम किया गया है? आईएम से ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है कंपैरेटिवली आईवी से और धीमी होती है, पेन भी होता है और कुछ ड्रग टिश्यूज इरिटेशन कर सकती हैं। ठीक है, तो कब यूज़फुल है? आईवी एक्सेस जहाँ पे उपलब्ध ना हो और ओरल भी संभव ना हो, लेकिन जो करंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज़ बहुत कम है, इस वजह से खैर। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन। देखो, कभी कभी बोलस डोज देने के बजाय ड्रग को लगातार स्लो रेट से आईवी द्वारा दिया जाता है, इसी को हम कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन कहते हैं। सबसे कॉमन ड्रग फ्यूरोसेमाइड। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लो कि पेशेंट को सीवियर हार्ट फेलियर है, अगर उसे बार बार आईवी बोलस दोगे तो ड्रग का लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअस इन्फेक्शन में ड्रग का लेवल लगातार बना रहेगा। ठीक है, तो फ़ायदे क्या हैं? लगातार इक्वल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जाएगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डायरेसिस देखने को मिलेगी और रीबाउंड सोडियम रिटेंशन कम, ओटोटॉक्सिसिटी का रिस्क कुछ कम। तो क्लिनिकल यूज़ में हम आईसीयू के पेशेंट्स में या फिर सीवियर हार्ट फेलियर में या फिर रिफ्रैक्टरी एडेमा में, ठीक है, और एडवांस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में इसके सिलेक्टेड केसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल रूट्स कौन से होंगे? ऑस्मोटिक डायरेटिक जैसे मैनिटॉल। सबसे इंपॉर्टेंट, मैनिटॉल कभी भी ओरल नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ओरल देने पे जीआई ट्रैक्ट में ये एब्जॉर्ब नहीं होती है और जीआई डिस्टर्बेंस भी कर सकती है, इसीलिए मैनिटॉल को हमेशा आईवी फ्यूजन देते हैं। ठीक है, सेरेब्रल एडेमा में, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो, एक्यूट ग्लाउकोमा में, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा टॉपिकल या ऑप्थेल्मिक रूट। ठीक है,
तो कुछ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर्स जो हैं ये आई ड्रॉप्स के रूप में दी जाती हैं, जैसे कि डोरजोलामाइड या ब्रिंजोलामाइड जो है, इनका उद्देश्य होता है पूरे शरीर में डायबिटीज़ को कम करना नहीं होता है इनका मोटिव, बल्कि जो आँखों में एक्वस ह्यूमर जो फॉर्मेशन है ये कम कर देना। तो ओपन एंगल ग्लाउकोमा में या ऑक्यूलर हाइपरटेंशन वगैरह में इसमें यूज़ होता है। तो ड्रग सीधे आँखों में काम करेगी, सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो फैक्टर जो डिटरमाइन करे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि डॉक्टर डॉक्टर कैसे डिसाइड करेगा कि ओरल दें आईवी दें। कई रीज़न हो सकते हैं, सिवियरिटी ऑफ डिजीज़, अगर बीमारी माइल्ड है, ठीक है, तो ओरल, अगर इमरजेंसी है तो आईवी, ठीक है। अगर दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एक्शन, रैपिड एक्शन चाहिए आईवी दो, धीरे एक्शन चाहिए ओरल दो। पेशेंट की कॉन्शियसनेस, ठीक है, अगर पेशेंट बेहोश है तो ओरल नहीं देंगे, आईवी देंगे। एबिलिटी टू सॉलो, निगल सकता है कि नहीं, नहीं निकल सकता, आईवी देंगे। जीआई फंक्शन पे वॉमिटिंग, डायरिया, मैल एब्जॉर्प्शन है तो ओरल एब्जॉर्प्शन कम, आईवी बेटर, ठीक है। और क्लिनिकल सेटिंग्स में होम ट्रीटमेंट, ओरल, आईसीयू, ठीक है, और आईवी। ड्रग प्रॉपर्टीज़ बोले तो कुछ ड्रग्स ओरल अवेलेबल हैं, कुछ ड्रग्स आईवी हैं, एग्जांपल मैनेटॉल केवल आईवी मौजूद मिलेगी आपको, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, रीनल फंक्शन, अगर किडनी बहुत खराब है तो डोज और रूट दोनों बदल सकते हैं। कॉस्ट और कन्वीनियंस, ओरल सबसे सस्ता है, सबसे सुविधाजनक है, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे सर्वोत्तम, ठीक है। तो क्लिनिकल एग्जांपल्स में मान लो केस वन, एक 50 साल का मरीज है, ठीक है, बी की उसका 160 से 100 mmHg है, तो कोई इमरजेंसी नहीं, ठीक है, तो रूट क्या हम देंगे, ओरल हाइड्रोक्लोरोथायासाइड दे देंगे। अगर मान लो 70 साल का मरीज है, सीवियर ब्रीथलेसनेस साथ में पल्मोनरी एडेमा, तो रूट्स क्या प्रेफर करेंगे हम, आईवी फ्यूरोसमाइड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, आप सीखेंगे उनके बारे में। तो ये ओवरऑल हमारा डायरेटिक्स का जो भी चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है, बाकी जो भी है आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड वेलकम।